नाइन्थ ग्रेड की यानी कि नवीं कक्षा की गणित को पढ़ने के लिए वो कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए थे, वो कॉन्सेप्ट्स जरूरी थे जिससे कि आपको नवीं क्लास की गणित जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। अभी आपको नाइन्थ की गणित के कॉन्सेप्ट्स आपको पिछले एक साल पढ़ा दिए गए हैं। इस साल क्या पढ़ाया जाएगा आपको पूरे कोर्स के दौरान? आपको कक्षा 10 की गणित को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए निचली क्लासों के, वो सभी इस कोर्स के दौरान आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो काफी बच्चे अभी बता रहे थे कि उनकी 10th की गणित का तीसरा चैप्टर चल रहा है और पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया है। मान लीजिए जैसा कि आपको पता है हमारा पहला चैप्टर है गणित की मैथ का रियल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो अभी हो सकता है कि किसी बच्चे को रियल नंबर पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई महसूस हुई हो और किसी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अच्छा, बच्चे को कठिनाई महसूस क्यों हुई होगी? क्योंकि रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें परिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो वो वास्तविक संख्याओं तक पढ़ पाना और पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए आपकी क्लासेस लगाई गई हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी ठीक है। तो देखिए, रियल नंबर्स जब भी आप पढ़ेंगे तो उससे रियल नंबर को पढ़ने से पहले आपको रैशनल नंबर्स आने चाहिए, इररेशनल नंबर्स आने चाहिए और भी काफी चीजें आनी चाहिए। तो अभी हो सकता है किसी बच्चों को नहीं पता हो कि रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या क्या होती है। तो अब देखिए, एक तो उपाय यह है कि आप नाइन्थ की मैथ्स को दोबारा से पढ़िए और फिर रैशनल नंबर वहां से सीखिए। अब हो सकता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमें पता ही नहीं है कि प्रकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो क्या हम थर्ड ग्रेड की या फिर तीसरी क्लास की किताब पढ़ेंगे? ऐसे तो बहुत कॉन्सेप्ट हो सकते हैं निचली क्लासों के, यानी कि तीसरी कक्षा से लेके नवीं कक्षा तक बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो हमें अभी तक नहीं आते होंगे। तो इसके कारण हम जब गणित पढ़ेंगे कक्षा 10 की, डायरेक्ट 10th की मैथ पढ़ेंगे, तो हमें काफी कठिनाई महसूस होगी। तो इसके लिए आपको क्या किया जा रहा है, आपको देखिए 10वीं की गणित तो स्कूल में पढ़ाई जाएगी अच्छे से, लेकिन उसको पढ़ने के लिए तीसरी कक्षा से नवीं कक्षा तक जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए वो सभी इन कक्षाओं में आपको पढ़ाए जाएंगे अच्छे से। यानी कि आपको अगर कोई थर्ड से और नवीं क्लास तक का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ्स में आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और नवीं क्लास की मैथ तक अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप 10th की मैथ को स्कूल में बहुत ही अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से समझ सकें, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर किसी बच्चे को गणित से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आती है या फिर कॉन्सेप्ट उसके बहुत वीक हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। यानी कि जो पहला नंबर है, पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर कि आखिर संख्या क्या होती है। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नवीं कक्षा की मैथ तक पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये हमारे पूरे कोर्स के बारे में था। अभी मैं थोड़ा सा खुद के बारे में परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम लोकेश है, लोकेश खंडेलवाल मेरा पूरा नाम है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में एक शहर है अलवर, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ और मैंने पढ़ाई में बीटेक किया हुआ है और मैं लगभग 4 वर्षों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, नवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। अभी हम कुछ इस बारे में देख लेते हैं कि हमें क्लासेस कैसे कैसे लेनी है। वैसे तो आप सभी बच्चों ने पूरे साल क्लासेस ली हैं पिछले साल में, लेकिन एक बारी जो भी नए बच्चे हों, या फिर मैं रिवाइज करा देता हूं कि आपको क्लासेस के दौरान क्या क्या करना है और किस तरीके से आप ये गूगल मीट है, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप क्लासेस ले रहे हो, इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पे एक इस तरह का चौकोर डब्बा दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है यह वाला। तो जब आप इसको क्लिक करोगे ना, तो देखिए अभी तो आपको अपनी स्क्रीन इस तरीके से दिख रही होगी, यह छोटे आकार में यहां तक दिख रही होगी। इस डिब्बे को क्लिक करने के बाद
आपको अपनी स्क्रीन पूरी स्क्रीन पे दिखेगी, पूरी क्लास आपकी पूरी स्क्रीन पे अच्छे से चलती हुई दिखेगी। और इसके बाद भी आप अगर इस फोन को अपने को उल्टा करके देखोगे तो यह स्क्रीन आपको उल्टी दिख जाएगी और पूरी स्क्रीन पे अच्छे से आपकी क्लास फिट हो पाएगी, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से दिखेंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, यहाँ जो ये कॉर्नर में डिब्बा बना हुआ है इस पे क्लिक करना है और अपनी पूरी क्लास को बड़ी स्क्रीन पे यानी कि मोबाइल की फुल स्क्रीन पे देखना है। सबसे पहला काम सभी बच्चे ये करेंगे। फिर दूसरी जो चीज आती है वह आती है यहाँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक माइक का चिन्ह बना हुआ है इस तरह का। यह एक माइक का चिन्ह इस तरह का बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इसे बंद रखना है, यानी कि ऑफ रखना है। ऑफ ऑफ या ऑन का कैसे पता लगेगा? अगर देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है तो यह ऑन है, मतलब आप बोल सकते हो और आपकी आवाज पूरी क्लास को सुनाई देगी। लेकिन हमेशा आपको इसे ऑफ रखना है। ऑफ कैसे होगा? जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक लाइन बनी हुई आएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यह लाइन बनी हुई है यहाँ पे, इसका मतलब यह ऑफ है। तो आपको हमेशा यह चिन्ह ऑफ रखना है। अच्छा, इसी के साथ पास में एक आप देखोगे तो कैमरे का भी चिन्ह बना हुआ है इस जगह पे। माइक के पास एक कैमरे का भी चिन्ह बना हुआ है, तो इसे भी हमेशा आपको ऑफ रखना है या फिर बंद रखना है। यह आपको क्लास के दौरान चालू नहीं करना है। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमारी तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज हमारी आती है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट बने हुए होंगे, 3 बिंदु बने हुए होंगे, जो कि इस प्रकार दिखाए गए हैं। आपको इस प्रकार से दिखेंगे। अब जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे ना तो आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो कि इस तरीके से दिखाई देंगे, यहां दिखाए गए हैं जिस प्रकार से। कुछ 6-7 आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें केवल 2 ऑप्शंस आपके काम के हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस का मतलब है चैट बॉक्स, जिसमें अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस पे क्लिक करके, ये पहले वाले इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप इन कॉल मैसेजेस पे जाके क्लिक करके पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट। वहां पे कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा और आप वहां पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको जूम करके भी मैं दिखा देता हूं, जहां पे इस तरीके से ये दिखेगा इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ, इस पे क्लिक करना है, फिर कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको कमेंट में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो तो वो पूछ के क्लियर कर लेना है। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है हमारी एक्टिविटीज, ये वाला चिन्ह। तो आपको एक्टिविटीज पे क्लिक कब करना है? जब भी आपसे किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए और आपको आंसर पोल सेक्शन में करने के लिए कहा जाए। यानी कि जैसे कि आपको पता ही है, हम हर एक कॉन्सेप्ट के बाद काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सभी का आंसर पोल सेक्शन में करते हैं। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है और उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जब आपसे कहा जाए पोल में, तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे सबसे पहले, जो इस तरीके से बने हुए थे। उसके बाद आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा 1 एक्टिव, पोल में लिखा हुआ दिखेगा 1 एक्टिव, और यहाँ पे यह ब्लू कलर का चिन्ह बना हुआ होगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे 1 एक्टिव पे, उसके बाद आपको क्या दिखेगा? क्वेश्चन नंबर दिखेगा जो आपसे पूछा गया है। उसके बाद जब आप 4 ऑप्शंस में से कोई भी क्लिक करते हो, मान लीजिए मैं बी क्लिक करता हूं, तो बी पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे यह जो वोट का चिन्ह है यह नीला हो जाएगा, जो कि पहले व्हाइट था अभी वो नीला हो जाएगा या फिर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया यह ब्लू हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए वोट के सेक्शन पे या फिर वोट वाले बटन को आपको टच करना है। उसके बाद देखिए आपका आंसर सबमिट हो जाएगा या फिर जमा हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वोटेड। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो जमा कर दिया गया है। तो ये आपकी सारे जी मीट के फीचर थे, यानी कि गूगल मीट के फीचर थे, जिसपे कि हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और इस तरीके से इसके फीचर्स को यूज में किया जा सकता है। सभी बच्चों को ये यूज करने हैं क्लास के दौरान,
चलिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट में आंसर करके बताना है अभी तक जो भी आपको समझाया गया है सभी बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं। अगर समझ में आया तो कमेंट में जाके आप वाई लिखेंगे, और अगर समझ में नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एन लिखेंगे। तो आपको एन लिखना है, और अगर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे जो भी चीज अभी तक आपको बताई गई है, समझ में आई तो वाई, और अगर नहीं आई तो एन लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आपको ये समझ में आई ना, तो इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। चलिए ये जस्ट आपकी टेस्टिंग के लिए है कि आपको पोल सेक्शन कितना समझ में आया है। तो अभी मैं आप पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं, आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, इसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं देख रहा हूं, बस आपको यह है कि पोल सेक्शन समझ में आना चाहिए, पोल में आंसर कैसे करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा देखिए, आप अगर आंसर करोगे तो मुझे पता लग पाएगा कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं लग पाएगा कि आपको समझ में आया भी है या फिर नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है और सभी बच्चों का सही जवाब भी है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है, बिल्कुल। तो हम हमारी क्लासेस जो हैं वो हफ्ते में 3 दिन पढ़ा करेंगे। वो कौन कौन से दिन पढ़ेंगे? एक तो मंडे को यानी कि सोमवार को, एक हम पढ़ेंगे हमारी वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को, और तीसरी जो क्लास होगी वो हमारी होगी फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को। टाइम हमारा रहेगा 7 से 8 बजे तक। तो अगली क्लास से सभी बच्चों को 7 बजे तक जुड़ जाना है। 7 बजे से हम हमारी क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। देखिए अब मैं कुछ नियम बताना चाहता हूं या फिर कुछ रूल्स हैं जो आपको क्लास के दौरान क्या क्या करना है ये बताते हैं। तो सबसे पहली चीज है, आपको ये हमेशा दिमाग में रखने हैं। सबसे पहली चीज है कि हमेशा आपको शांत जगह पर बैठना है। कई बार ऐसी होती है कि हम क्लास ले रहे होते हैं और हमारे क्लास में कुछ, हमारे घर में कुछ हलचल चल रही होती है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में नहीं आता और हमें फिर बाद में परेशानी होती है। तो इसके लिए आपके साथ ऐसा नहीं हो, आपको अपने घर की ऐसी जगह पे बैठना है जो कि बिल्कुल शांत हो, जहां पे किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। दूसरी चीज यह है कि हमें हमेशा कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठना है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि जब भी कुछ आपको पढ़ाया जाए तो इसके द्वारा आप अब हमेशा नोट्स बना सकें। अगर आपके पास पेन पेंसिल या कॉपी नहीं होगी तो आप आज तो समझ लेंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद जब आप रिवाइज करना चाहेंगे तब आपके पास नोट्स नहीं होंगे। तो साथ के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा नोट्स बनाने हैं क्लास के। तो इसलिए पेन पेंसिल हमेशा लेके बैठना है। तीसरी चीज है, क्लास में रोज आना है। देखिए क्लासेज अगर आप मिस करोगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, फिर आपको बाद में वो समझ में नहीं आएंगे, काफी परेशानी होती है बाद में समझने में। इसलिए अच्छा यह है कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करें और रेगुलर टाइम से क्लास में आए। फिर चौथी चीज है कि हमें नोट्स बनाने हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम नोट्स नहीं बना पाते हैं या फिर उस कॉन्सेप्ट को लिख नहीं पाते हैं। तो आप उस टाइम के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बाद में उन स्क्रीनशॉट्स के द्वारा नोट्स बना सकते हैं। फिर देखिए, हमेशा अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है या कोई और सवाल है तो हमेशा चैट बॉक्स का उपयोग करना है, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट या फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो हमेशा चैट बॉक्स का उपयोग करना है अपना डाउट पूछने के लिए। फिर देखिए, अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है, जिस प्रकार से अभी एक सवाल पूछा गया कि आपके हफ्ते में कितने दिन क्लासेस लगेंगी, ऐसे ही आपको पता है कि हम हर कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके ऑप्शंस होते हैं ABCD, और उनका आपको आंसर करना होता है। तो उसका आंसर करने के लिए हमेशा आपको पोल सेक्शन यूज करना है। कभी भी आप कमेंट में इसका आंसर नहीं करेंगे। कभी भी MCQ क्वेश्चन जो है आपके ABCD वाले, उनका आंसर आपको कमेंट में नहीं करना है, हमेशा पोल सेक्शन में करना है।
फिर अपनी चीज आती है कि होमवर्क करना है आपको, क्लास के बाद डेली होमवर्क मिला करेगा, तो आपको अपना होमवर्क जो है वो रेगुलर रूप से कंप्लीट करना है। जितना रेगुलर आप अपना होमवर्क करेंगे उतना ही अच्छे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और उतनी ही अच्छे से आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चल सकेगी। तो इसलिए होमवर्क रेगुलर करना है। अच्छा, यह नहीं करना है कि आप क्लास से पहले अपने फोन को लगातार यूज में ले रहे हैं और क्लास के टाइम पे फोन डिस्चार्ज हो गया या फिर चार्ज ही नहीं है। तो ये चीज कभी भी नहीं करनी है, हमेशा अपने फोन को चार्ज रखना है क्लास स्टार्ट होने से पहले। फिर घर में ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको नेटवर्क अच्छे आते हो या फिर आपके जो टावर हैं वो फुल आते हो। उससे क्या होगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं जो भी बोलूंगा या फिर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आप क्लियरली सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर नेटवर्क अच्छे नहीं होते हैं तो जो आवाज है वो क्लियर नहीं आती है, बीच में टूट टूट कर आती है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाएगा अच्छे से। इसलिए घर में हमेशा ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे नेटवर्क अच्छे आते हों। तो देखिए, ये तो था कि आपको क्या क्या करना है क्लास के दौरान। अब हम आते हैं कि क्लास के दौरान क्या क्या नहीं करना है, किन चीजों को नहीं करना है। कभी भी अनम्यूट नहीं करना है। अनम्यूट का मतलब वो जो माइक वाला जो चिन्ह था उसे हमेशा बंद रखना है, उसे चालू नहीं करना है। कमेंट्स में देखिए, आप अपने जो भी डाउट है या फिर जो भी क्वेश्चन है वो सभी कुछ आप पूछ सकते हैं कमेंट में, लेकिन आपको कभी भी अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कमेंट में इधर उधर की बात या पढ़ाई के अलावा की बात नहीं करनी है आपको। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। कक्षा में आप 7 बजे एंटर होंगे या 7 बजे आएंगे, और जब भी आपकी कक्षा खत्म होगी, लगभग 8 बजे होगी, तो 8 बजे तक आपको नियमित रूप से बैठना है और क्लास अटेंड करनी है। ऐसा नहीं हो कि 7 बजे आपने क्लास शुरू की और आप 7:30 पे 7:20 पे क्लास खत्म होने से पहले ही आप चले गए। ऐसा नहीं करना है, क्लास रेगुलर रूप से पूरे टाइम के लिए ज्वाइन करना है। फिर देखिए, हमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या फिर कोई सवाल समझ में नहीं आया है या किसी और तरह का डाउट है, तो आप खुल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कई बार कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो क्लास के दौरान सवाल नहीं पूछ पाते हैं, तो अगर आपके साथ भी यह है तो आप क्लास के बाद रुक जाइए, क्लास के बाद आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो इन बातों का हमें विशेषकर क्लास के दौरान ध्यान रखना है। पूरे ही साल के दौरान जब तक भी आपकी क्लासेज होंगी, ये क्लासेज बार बार आपको नहीं बताई जाएंगी। आज की स्टार्टिंग की क्लास है इसलिए आपको बताई जा रही है। तो ये बातें आपको पूरे कोर्स के दौरान, पूरे साल के दौरान याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, ये तो आपको पता ही है, पोल सेक्शन की विंडो है, पूरी पोल सेक्शन के आंसर का मैंने बता दिया है आपको। चलिए, तो अब हम हमारा चैप्टर या फिर हमारा कोर्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले अभी सभी बच्चे बताएंगे कि आपको जितनी भी बातें अभी तक बताई गई हैं क्लास क्लास के लिए, वो समझ में आई या नहीं आई। समझ में आई तो वाई लिखेंगे, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो एन लिखेंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 10th की मैथ्स का, जो कि क्या है, रियल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब हम रियल नंबर्स को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि वास्तविक संख्याओं को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हो या फिर स्कूल में पढ़ लोगे। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट या फिर कौन कौन से टॉपिक पहले से आने चाहिए, हम उन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। 9th तक के कौन से कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए वो सभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप 10th के जो कॉन्सेप्ट है वास्तविक संख्याओं के, वो आप स्कूल में जाके पढ़ेंगे। इससे आपका क्या फायदा होगा कि आपने 10th के कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ लिए, और जो निचली क्लासों के कॉन्सेप्ट जो आपको परेशानी कर रहे थे या फिर कठिनाई महसूस हो रही थी जिनमें, वो आपको यहाँ पे पढ़ा दिए जाएंगे। इससे आपकी जो गणित का सब्जेक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, शुरू के हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक होंगे, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल। तो काफी बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये कॉन्सेप्ट तो हमें आते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप इन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कुछ बच्चों को आते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नहीं आते होंगे, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, तो इसलिए उन्हें भी पढ़ना जरूरी है। जिन बच्चों को नहीं आते हैं उन्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और जिन बच्चों को पहले से आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, या फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ और सीखने को ही मिलेगा। इसलिए सभी बच्चों को धैर्य बनाकर बैठना है और अच्छे से आपको अपनी पढ़ाई करनी है।
चलिए, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह आता है प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर से पहले भी एक चीज आती है कि सर नंबर्स ही क्या होते हैं या फिर संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए संख्याएं क्या होती है कि जिनका उपयोग हम किसी भी चीज की गणना करने के लिए करते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो हम चीजों को यूज करते हैं उन्हें हम नंबर्स कहते हैं या फिर उन्हें हम संख्या कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो देखिए ये एक बैलून है, अब मुझे ये काउंट करना है, मुझे नहीं पता कितना बैलून है, तो मैं काउंट कैसे करूंगा कि ये 1 बैलून है, मैं लिखूंगा 1 बैलून है, तो इसे ही हम संख्या कहते हैं। और उदाहरण देखूं तो देखिए इस प्रकार से ये मुझे बैलून दिखाए गए हैं कुछ, इनकी अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 बैलून्स हैं, तो 5 भी क्या हो गया, एक नंबर हो गया या फिर एक संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगर एक और एग्जांपल लूं तो यहाँ पे भी कुछ बैलून दिखाए गए हैं, इनकी अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल 8 बैलून्स दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब 8 भी क्या हो गया, नंबर हो गया। तो देखिए ये सब चीजें आप जानते होंगे कि नंबर्स कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी नंबर्स ही होते हैं। इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी होते हैं, माइनस में होते हैं, -1 -2 -3, ये सब भी नंबर होते हैं। जीरो भी एक संख्या होती है हमारी। इसके अलावा फिर कुछ दशमलव की संख्याएं आ जाती हैं, 5.6 7.5 इत्यादि, ये सभी भी संख्याएं होती हैं हमारी। उसके अलावा देखिए आपने काफी बार देखा होगा जैसे कि 22/7 हो गया, 5/9 हो गया, इस प्रकार की भी हमारी संख्याएं होती हैं। उसके अलावा √3 हो गया या फिर √5 हो गया, इस प्रकार की भी हमारी संख्याएं होती हैं। तो देखिए हम इन सभी का धीरे धीरे एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किन संख्याओं को देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी प्राकृत संख्याओं को कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं, हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं और आगे तक चलती जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक या फिर नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर n से प्रदर्शित करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर n से क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर्स की अगर आप पहला शब्द देखें तो ये n से शुरू होता है, बस इसीलिए इनको n से रिप्रेजेंट या फिर प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए हमारे 1 2 3 4, और इसके आगे तक जहां तक भी आप जा सके वो सभी नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो एक या फिर एक से बड़ी, एक या फिर एक से बड़ी कोई भी संख्या हो वह हमारी नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा ये ठीक है, लेकिन अभी आपका डाउट आएगा सर मान लीजिए मैं 1.5 लिखूं, 1.5, तो है तो ये भी एक से बड़ी संख्या, तो क्या यह भी नेचुरल नंबर होगी क्या, नहीं, यह नेचुरल नंबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं केवल पूर्ण अंक के बारे में, या फिर हमारी जो नंबर है वो एक डिजिट होना चाहिए, पूरा कंप्लीट डिजिट। कंप्लीट डिजिट या फिर पूर्ण अंक से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया इत्यादि, मतलब कि पूरा कहीं ना तो दशमलव आनी चाहिए और ना ही नीचे कहीं इस प्रकार की चीज आनी चाहिए जैसे कि 5/7 हो गया या फिर 3/4 हो गया, ना ही वो भिन्न के रूप में होना चाहिए, साधारण सिंपल नंबर होना चाहिए, एक या एक से बड़ा, तो वो हमारा होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और उन्हें हम n से दर्शाते हैं। अच्छा अब हमारा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि प्राकृतिक संख्याओं या फिर नेचुरल नंबर्स में शून्य को शामिल नहीं किया गया है या फिर जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, शायद मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को। तो हो सकता है जिस भी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है, पूजा रानी की आईडी से जो बच्चा है, आप घर या तो आप एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए क्लास काट कर, या फिर आप घर की किसी ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां से पे आपके नेटवर्क अच्छे आते हो। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको हमेशा घर की ऐसी जगह पे बैठना है जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, अदरवाइज आवाज सुनने में काफी प्रॉब्लम होती है या फिर आवाज क्लियरली नहीं आती है। चलिए तो हम थे प्राकृतिक संख्याओं पूजा रानी के नाम से। ओके सर।
अच्छा, वन सभी सेकेंड। बच्चे अपने पूजा आप को रानी के म्यूट नाम पे से रखेंगे जो लोकेश सर, या मैं सभी अभिमन्यु मिल। बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि पूजा रानी के नाम से जो बच्चा नहीं है वो मैम है। ओके ओके। इसके पहले, सॉरी। हाँ, पूजा रानी के नाम से मैम है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्याओं को। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर जो होते हैं, उनमें शून्य या फिर जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शून्य तो देखिए एक से छोटी होती है, और अभी हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स एक से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। तो शून्य क्योंकि एक से छोटी संख्या है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि एक शून्य है और यह कह रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, आई एम नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे, जल्दी से कमेंट में बताएंगे वाई और एन लिख के। समझ में आया तो वाई लिखेंगे, समझ में नहीं आया तो एन लिखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सभी को समझ में आया तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस का आंसर आपको पोल सेक्शन में ही करना है। जैसा आपको बताया गया था ना, 3 डॉट पे एक्टिविटीज में जाके फिर पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 डॉट्स पे जाना है, जो नीचे आपकी कॉर्नर की में दिख रहे होंगे आपको 3 बिंदु, उन पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप एक्टिविटीज पे जाओगे और वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा पोल 1 एक्टिव, तो आपको वहां पे जाके आंसर करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से चलिए, 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया। चलिए, 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें बताना है कौन सी संख्या एक प्राकृतिक या फिर नेचुरल नंबर है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमें दिया है 1/2। तो अगर मैं 1/2 को देखूं तो यह हमारी एक पूर्ण अंक नहीं है, यानी कि एक साधारण अंक जो होता है वह नहीं है, जैसे कि 2 4 5 6 इस तरह का यह अंक नहीं है। तो इसका मतलब यह हमारी एक प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर नहीं है। फिर दूसरा हमारा ऑप्शन आता है 0। तो 0 तो हमने अभी पढ़ा, ये 1 से छोटा है, तो यह हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। फिर देखिए, तीसरा ऑप्शन आता है हमारा 5। तो हाँ, यह 5 हमने पढ़ा था कि ये 1 से बड़ी संख्या भी है और एक साधारण अंक भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अभी देखिए, ऑप्शन डी आता है हमारा -6। तो यह हम बाद में पढ़ेंगे आगे कि -6 भी 1 से छोटा ही होता है, मतलब कि 1 बड़ा होता है -6 से। और माइनस की जो संख्याएं होती हैं या फिर जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वह प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। हमेशा धनात्मक संख्या या फिर पॉजिटिव नंबर ही हमारी नेचुरल नंबर होंगे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5। यह हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन सी। अभी सभी बच्चे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। पहले आपसे पूछा गया था कि कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, अभी आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ध्यान से करना है क्वेश्चन सभी को सॉल्व, आसान क्वेश्चन है। सर स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा, आपकी देखिए स्क्रीन पे मेरी दिखाई दे रहा है, आपका हो सकता है कि नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हो, तो आप घर की ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क आपके सही आते होंगे। स्क्रीन मेरी सभी बच्चों को दिख रही है, तो आप एक बार या तो अच्छी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क आते हो, या फिर आप एक बारी काट के दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। ठीक है सर। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है हमें बताना है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, 4 ऑप्शंस, उनमें से कौन सी संख्या, 4 ही संख्या उनमें लिखी हुई है, कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं और अच्छी बात है कि सभी बच्चों के लगभग सही जवाब है। बहुत बढ़िया, चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। वैसे सभी बच्चों के लगभग सही जवाब है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमसे पूछिए कि एक नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका तो हमें सीधा सीधा जवाब दिख ही रहा है, ऑप्शन बी, क्योंकि यह एक दशमलव की संख्या है, यह एक साधारण अंक या फिर पूर्ण अंक नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाकी तो अगर आप देखोगे तो देखिए ऑप्शन ए भी एक पूर्ण अंक है, साधारण अंक ही है 623, और 1 से बड़ा भी है। फिर सी ऑप्शन देखेंगे तो 10,011 लिखा हुआ है, यह भी एक साधारण अंक है और 1 से बड़ा है। और ऑप्शन डी, यह भी एक साधारण अंक है और 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, कि हमें पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करनी है। वी हैव टू टेल द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, हमें यह बताना है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, लगभग सभी बच्चों का आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और हमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए 10 सेकंड बच्चे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या या फिर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के बाद आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहला नंबर तो हो गया हमारा 1, उसके बाद कौन सा नंबर आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो बस यही हमारी 5 पहली प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो ये देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए ऑप्शन ए में अगर मैं देखूं तो 0 भी लिखा हुआ है, लेकिन 0 तो मेरी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी में हमारा पहला नंबर ही नहीं है नेचुरल नंबर, जो कि 1 होता है। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें 0 भी दिया है और इसमें माइनस का अंक भी दिया है, लेकिन ये तो हमारे नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी मेरा गलत हो गया।
तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर होगा। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन सी सही आंसर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी बस इतनी थी, प्राकृतिक संख्याओं वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में हमने पढ़ा था कि एक से और आगे तक चलती रहती है हमारी प्राकृतिक संख्या, एक, दो, तीन इत्यादि। अभी अगर मैं इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लूं, यानी कि मैं क्या लिख दूं? जीरो, एक, दो, तीन और इसके आगे तक। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी अगर मैं शामिल कर लूं, तो फिर उन्हें मैं क्या कहूंगा? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। और यह डब्ल्यू से शुरू होता है, इसीलिए हम इसे डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से परिभाषा, डेफिनेशन को भी, कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक से प्रारंभ होते हैं, जबकि होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या जो होती है वह हमारी जीरो से प्रारंभ होती है। बस इन दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है। और नेचुरल नंबर को हम एन से दर्शाते हैं, जबकि होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अच्छा, ये जो हमने वहां पे बात की थी कि प्राकृतिक संख्याओं में कि हमारा अंक जो है वह साधारण अंक यानी कि पूर्ण अंक होना चाहिए, जिस प्रकार से हमने वहां बात की थी, जैसे 5, 15, 17 या फिर 550 या फिर 6250 इत्यादि अंक इस तरह के होने चाहिए। कोई भी दशमलव की संख्या या फिर कोई भी भिन्न के रूप की संख्या नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार वही सेम चीज हमारी होल नंबर के लिए या फिर पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू होती है। पूर्ण संख्याओं में भी हमारे पूर्ण अंक होने चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ लिखे गए हैं, इसमें भी कोई भी भिन्न, कोई भी दशमलव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस प्रकार आपको दिखाया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये संख्या एक से चालू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, तो यह तो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं इन्हीं संख्याओं में जीरो को भी काउंट कर लूं, तो यही हमारी क्या हो जाएंगी? यही हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी या फिर होल नंबर्स हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए 0 1 2 3 4 हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, और इन्हें हम W से निरूपित या फिर दर्शाते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखा है W बराबर 0 1 2 3 4। और देखिए, जब भी आपको यह डॉट बनाकर दिए जाए या फिर इस तरह के बिंदु बना के दिए जाए ना, इसका मतलब है कि यह संख्याएं और भी आगे तक चल रही हैं। तो इसलिए, क्योंकि संख्याएं तो बहुत होती हैं, हम कहाँ तक लिखेंगे, इसी प्रकार हम 3-4 संख्याओं को लिख के आगे उनके डॉट 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 या फिर बिंदु बना देते हैं। इसका मतलब संख्याएं आगे तक जा रही हैं। तो यह हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो जीरो से शुरू होकर आगे तक चलती रहती हैं। और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वह हमारी एक से शुरू होकर आगे तक चलती रहती हैं। इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी हम नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं हमारे, या ऋणात्मक संख्याएं -5, -4, -2, इनको काउंट नहीं करते हैं। इसमें इस प्रकार की संख्याएं काउंट नहीं होती है। बस इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होंगी, होल नंबर्स जीरो से शुरू होंगे। बस जीरो और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, बाकी सारा पूरा प्राकृत संख्याओं के जैसा ही है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से अब कमेंट में बताएंगे, क्या आपको पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्लियर है तो वाई कमेंट करेंगे, क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है तो एन कमेंट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। चैट अच्छा, बंद है। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ वो चैट ठीक है, 1 मिनट में चालू कर रहा हूँ चैट बॉक्स, अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सभी को समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखेंगे, समझ में नहीं आया तो एन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अगर चलिए यह समझ में आया तो अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए होल नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड है आपके पास इसके लिए, 20 सेकेंड, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए वैसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सही भी है। कि हमसे पूछा है कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हमें बताना है पूर्ण संख्या के बारे में। अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल। तो देखिए हमने हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो जीरो से शुरू होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं वह हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी हमें सीधा दिख रहा है कि यह जीरो है, और इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में भी देखिए हमें भिन्न दी गई है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी हमें भिन्न दी गई है 1/3, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी में हमें ऋणात्मक संख्या दी गई है, इसलिए यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा किसी बच्चे को अगर डाउट हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर भिन्न क्या होती है, दशमलव कैसे आती है, तो ये सभी चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी के लिए आपको बस यह याद रखना है कि जो जीरो से शुरू होकर संख्या चलती रहती है आगे तक, वह हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो गया। चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से करना है, क्वेश्चन आसान है पर थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है, किसी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। तो देखिए पहली तो क्या है, हमें -1 दी गई है, तो -1 हम जानते हैं एक पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि यह भी एक दशमलव की संख्या है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचे। तो देखिए हम जानते हैं पूर्ण संख्या हमारी जीरो से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2 इत्यादि हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे छोटी संख्या तो इसमें हमारी जीरो होगी ना, क्योंकि जीरो तो एक से भी छोटा है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जीरो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, और ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल, वेरी गुड। सभी बच्चों का सही आंसर था। अच्छा किसी किसी बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है, तो ऑप्शन बी हमारा जब सही होता जब हमसे पूछा जाता सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर हमारी एक से स्टार्ट होती है, ना कि होल नंबर। होल नंबर तो जीरो से शुरू होता है, तो सबसे छोटा होल नंबर होगा हमारा जीरो, ऑप्शन डी। चलिए तो इसका तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन डी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमें बताना है पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। वी हैव टू टेल द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसके लिए आपके पास 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 20 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। 10, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अच्छा
जो भी बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे तो आपका आंसर सबमिट हो पाएगा। अगर आप पोल सेक्शन से रह जाते हैं या फिर पोल सेक्शन बंद हो जाता है जब आपका आंसर आता है बाद में, तो उस कंडीशन में आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा गया है पहली 5 पूर्ण संख्याएं। हम जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो यह हमारी पहली 5 पूर्ण संख्याएं होंगी और यह हमें कौन से ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन ए में। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो चलिए यह तो हमारा हो गया ऑप्शन ए सही आंसर। और यहाँ पे हमारी पूर्ण संख्याओं का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है, होल नंबर्स भी हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अब सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे जल्दी से आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो वाई लिखेंगे, समझ में नहीं आया तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। वैसे तो बहुत ही आसान टॉपिक थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हम क्या पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वह आता है इंटीजर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो देखिए सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, अगर मैं इसके नाम को तोड़ूं तो नाम यह कैसे बना है? पूर्ण और अंक से मिलके। तो सबसे पहले तो हमारी वही बात आ जाएगी पूर्णांक में भी कि हमारा क्या होना चाहिए? पूर्ण अंक, यानी कि सिंपल नंबर होना चाहिए। जैसे कि 2, 5, 7 जो कि हमारी प्राकृत और हमने पूर्ण संख्याओं में देखा था, सेम वही संख्या होनी चाहिए। फिर देखिए हमने देखा था प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि सारी ही सारी धनात्मक संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, या फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे प्राकृत संख्याएं होती हैं। उसके बाद फिर हमने देखा, देखिए नेचुरल नेचुरल नंबर तो हमारे हो गए 1 से। फिर देखा हमने होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे आए थे 0 से, मतलब हमने 1 से भी छोटे नंबर से शुरू किया था। तो 0, 1, 2, 3 ये हो गए हमारे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब हम आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं या फिर कई बार आई से भी कर देते हैं, आई या जेड से इन्हें डिनोट करते हैं। तो देखिए हम जब नेचुरल नंबर से होल नंबर पे गए तो हम 1 से भी छोटे से शुरुआत की। तो अब हम क्या करेंगे? जब पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक पे जा रहे हैं तो हम 0 से भी नीचे छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे। अब 0 से छोटी कौन सी संख्या होती है? तो 0 से जितनी भी आपकी ऋणात्मक संख्या होती है ना, जो भी आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, वो सभी आपकी ये 0 से छोटी संख्याएं होती हैं। जैसे कि -5, -15, -20। तो इस प्रकार की जो सभी संख्याएं होंगी वह आपकी 0 से छोटी होंगी, इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और इन सभी संख्याओं को इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक में सम्मिलित कर लिया गया है। तो हमारी देखिए पूर्णांक में फाइनली क्या क्या आ जाएगा, मैं हरे रंग से लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर से। सबसे पहले आ जाएंगी हमारी सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं या फिर नेगेटिव नंबर्स। तो देखिए नेगेटिव नंबर बहुत सारे होते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं 1 से लेके और आगे तक, उतने ही हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं -1 से लेके और काफी आगे तक। तो इन्हें मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, फिर -3, -2, -1। यह तो सारी हो गई आपकी नेगेटिव नंबर्स। फिर हमारी इसके बाद आती है देखिए 0। 0 को भी हम इंटीजर्स बोलेंगे। उसके बाद फिर हमारी शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1, 2, 3 और आगे तक। तो इस प्रकार से यह जो पूरा ग्रुप बनेगा नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, और 0, इन्हें हम कहेंगे सबको मिला के इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया? देखिए सबसे बड़ा हो गया हमारा पूर्णांक। अगर मैं वैसे समझाऊं, सबसे बड़ा हमारा हो गया है पूर्णांक, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी आ गए, इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गया और नेगेटिव नंबर भी आ गया। फिर अगर देखिए मैं बात करता हूं होल नंबर की, तो यह हो गया हमारा होल नंबर जो कि लाल रंग से लिखा हुआ है। यह हमारा क्या हो गया? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्योंकि इनमें देखिए पॉजिटिव भी आ गया और 0 भी आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं ब्लैक वाले, वो हो गई हमारी नेचुरल नंबर, क्योंकि इनमें केवल और केवल पॉजिटिव नंबर ही होंगे, 0 भी नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अच्छे से समझना है। इंटीजर्स में सभी नंबर्स आते हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स में हमारे केवल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं।
जीरो भी नहीं आता है। अच्छा, काफी बच्चों को शायद पता नहीं होगा, पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जीरो जो होता है ना, वो ना तो नेगेटिव होता है, यानी कि ना तो ऋणात्मक संख्या होती है, ना ही धनात्मक संख्या होती है। यानी कि यह ना तो नेगेटिव नंबर है, ना ही पॉजिटिव नंबर है। इसलिए आप काफी बच्चे शायद सोच भी रहे होंगे कि सर जब आप धनात्मक संख्याओं को बोलते हो तो जीरो को अलग से क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जीरो अलग ही है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या होती है, ना ही ऋणात्मक संख्या, यह अलग होती है। तो इसलिए आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है इंटीजर्स में, यानी कि जब आप पूर्णांक की डेफिनेशन दे रहे हो तो आपको पूरी परिभाषा लिखनी है कि जिसमें धनात्मक संख्या हो यानी कि पॉजिटिव नंबर्स को सम्मिलित किया जाए, नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, और जीरो को भी सम्मिलित किया जाए। जीरो को कभी भी धनात्मक संख्याओं के साथ नहीं जोड़ना है। धनात्मक संख्याएं और जीरो अलग होती हैं, यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको इंटीजर्स भी समझ में आ ही गए होंगे। इंटीजर समझ में आया आपको? चलो जल्दी से कमेंट करके बताइए, इंटीजर्स आपके समझ में आए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, ये अगर आपके समझ में आया तो वैसे मैं कल एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, बाकी इंटीजर्स इतने ही हैं। तो एक तरीके से आपने इंटीजर्स भी पढ़ लिए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपके ये समझ में आया तो हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म